हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपनी इस क्लास में स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आप लोग अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। और आप जैसे स्टूडेंट को वास्तव में देश को जरूरत होती है ना। चलिए आज हम लोग एक नई क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। वो क्लास है द्विनिषेचन, है ना। इसे आप दोहरा निषेचन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? दोहरा निषेचन भी कह सकते हो, है ना। चलिए अब यहाँ पर हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। क्या होता है? एक परागकण होता है। क्या होता है? एक परागकण होता है। इसमें क्या होते हैं? पराग नलिका होती है ना। ये परागकण है ना। और ये पराग नलिका है। पराग नलिका में दो नर युग्मक होते हैं, है ना। देख सकते हो आप लोग। एक नर युग्मक ये है, एक नर युग्मक ये है ना। दो नर युग्मक होते हैं और ये एक नलिका केंद्रक होता है। क्या होता है? एक नलिका केंद्रक होता है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, नर युग्मक जो होते हैं वो निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जबकि जो नलिका केंद्रक होता है वो पराग नलिका की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब क्या होता है? ये नर युग्मक है ना, ये आपका है, याद रखना। मैं अब बात कर रहा हूं भ्रूण भ्रूण कोश की। किसकी बात कर रहा हूं? भ्रूण कोश की, है ना। ये जो नर युग्मक होते हैं इसमें देखो, समझने का प्रयास कीजिए, है ना। भ्रूण कोश में क्या होता है? एक नर युग्मक अंड कोशिका के केंद्रक से मिलकर युग्मक संलयन की क्रिया संपन्न करता है। एक नर युग्मक, देख सकते हो यहाँ पे, एक नर युग्मक अंड कोशिका के केंद्रक के साथ मिलकर युग्मक संलयन की क्रिया संपन्न करता है। दूसरा जो नर युग्मक होता है, जो कि ये वाला है ना, ये केंद्रीय कोशिका के केंद्रक के साथ मिलकर त्रिसंलयन का निर्माण करता है। क्लियर हुआ ना? यहाँ पर दो संरचनाएं बनती हैं, एक बनता है युग्मक संलयन और एक बनता है त्रिसंलयन, है ना। अब बात आती है, सर त्रिसंलयन क्या है? त्रिसंलयन का निर्माण दो केंद्रीय कोशिकाओं के केंद्रक, जो कि आपको ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये केंद्रीय कोशिकाओं के केंद्रक हैं, जो कि आप ये देख रहे हो, और प्लस एक नर युग्मक जो कि ये नीचे बना हुआ है ना। ये मिलकर के क्या बनाते हैं? त्रिसंलयन का निर्माण करते हैं। इसे हम पेन कहते हैं। पेन का फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, एनसीईआरटी में दिया गया है। इसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। ये कैसा होता है? आप कह सकते हो ये 3n होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। ये आगे चल के क्या बनाता है? भ्रूण पोष बनाता है। क्या बनाता है? भ्रूण पोष बनाता है। भ्रूण पोष कैसा होता है? भ्रूण पोष 3n होता है, अर्थात त्रिगुणित होता है। आइए अब हम बात करते हैं युग्मक संलयन की, है ना। युग्मक संलयन का निर्माण कैसे होता है? देखिए क्या होता है, इसमें एक अंड कोशिका का केंद्रक होता है जिसे आप एग सेल बोलते हो, जो कि आपका ये रहा। एक नर युग्मक होता है जो कि ये रहा। इनके दोनों के मिलने से युग्मक संलयन की घटना संपन्न होती है। अब क्या होता है? युग्मक संलयन से जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट को आप युग्मनज भी कह सकते हो, हिंदी में क्या कह सकते हो? युग्मनज भी कह सकते हो। जाइगोट आगे चलकर, है ना, आगे चलकर भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। याद रहे, जाइगोट की भी सूत्रगुणिता 2n होगी और भ्रूण की भी सूत्रगुणिता 2n होगी। अब जो तुम्हारा भ्रूण है, ये भ्रूण खाता है किसको? भ्रूण पोष को। तो भ्रूण का भोजन क्या है? भ्रूण पोष है। तो भ्रूण खाता है भ्रूण पोष को, है ना, तभी इसका विकास होता है। तो नीचे एक मैंने पॉइंट लिख रखा है, सर्वप्रथम भ्रूण पोष का विकास होता है ना। उसको खाकर भ्रूण का विकास होता है। कहने का मतलब है, सबसे पहले भ्रूण पोष बनता है और बाद में फिर उसी भ्रूण पोष को खा के भ्रूण अपने आप को विकसित करता है ना। आपको इतने पॉइंट समझ में आ गए होंगे, है ना। इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आप अपने पास एनसीईआरटी रखिए, उसको पढ़ते रहिए, है ना। और फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं आपके पास उस समस्या का समाधान जरूर भेजूंगा, है ना। और जो नए स्टूडेंट हमारी क्लास देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। चलिए आगे बात शुरू करते हैं।
अब यहां पर आप देख सकते हो जो अभी आपका पेन बना था, पेन बोले तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये रहा है ना, ये क्या करेगा, ये लगातार समसूत्री विभाजन करता है। क्या करता है, समसूत्री विभाजन करता है। और याद रहे समसूत्री विभाजन में मात्र यहां पर केंद्रक विभाजन होता है, कोशिका द्रव विभाजन नहीं होता है ना। केंद्रक विभाजन करता है और देखो इस प्रकार कई सारे केंद्रकों का निर्माण कर लेता है। याद रहे ये सारे के सारे केंद्रक कैसे होंगे, त्रिगुणित होंगे अर्थात 3n होंगे, है ना। ये नीचे आप भ्रूण देख सकते हो, सॉरी जाइगोट देख सकते हो ना, ये क्या नीचे जाइगोट है। अब क्या होगा, अब ये लगातार, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें केंद्रक विभाजन हुआ था, अब क्या होता है, अब इसमें कोशिका द्रव विभाजन होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव विभाजन होता है और इस प्रकार ये कोशिकाएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, कोशिका, है ना, किसका निर्माण हो जाता है, कोशिका। और प्रत्येक कोशिका कैसी होती है, 3n होती है। कैसी होती है, 3n होती है। यानी जब भी भ्रूणपोष बनता है तो सबसे पहले केंद्र विभाजन होता है, उसके बाद जब पूर्ण रूप से केंद्र विभाजन हो जाता है उसके बाद कोशिका द्रव विभाजन की प्रक्रिया जारी रहती है। याद रखना इस प्रकार कोशिका द्रव विभाजन अनवरत रूप से चलता रहता है। इस प्रकार कोशिका द्रव विभाजन अनवरत रूप से चलता रहता है। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं, है ना। आपकी एनसीईआरटी में नारियल को दिया गया है ना, किसको दिया गया है, नारियल को। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने नारियल दिया हुआ है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। नारियल में प्राथमिक अवस्था जो होती है, क्या होती है, प्राथमिक अवस्था, इसमें सर्वप्रथम केंद्र विभाजन होता है। क्या होता है, सर्वप्रथम केंद्र विभाजन होता है। देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सर्वप्रथम केंद्र विभाजन होता है। क्या होता है, केंद्र विभाजन होता है। इसके बाद शुरू होती है द्वितीय अवस्था। कौन शुरू होती है, द्वितीय अवस्था शुरू होती है। इसमें क्या होता है, इसमें कोशिका द्रव विभाजन होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव विभाजन होता है ना। द्वितीय अवस्था में क्या होता है, कोशिका द्रव विभाजन होता है, जिससे क्या बन जाती हैं, कोशिकाएं। अब देखो कोशिका द्रव विभाजन से आपने एक कच्चे नारियल को देखा होगा तो जो आसपास का श्वेत परत होती है ना, जिसे आप गिरी बोलते हो, वो कोशिका का एग्जाम्पल है और उसमें जो मीठा पानी भरा है वो केंद्र की भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है ना। तो देख सकते हो ये जो आसपास श्वेत परत होती है, क्या होती है, श्वेत परत होती है, ये होता है कोशिकी भ्रूणपोष। क्या होता है, कोशिकी भ्रूणपोष। और अंदर जो मीठा पानी भरा होता है वो होता है तरल भ्रूणपोष। क्या होता है, तरल भ्रूणपोष। तो याद रखना नारियल में दो प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं। कौन कौन, कोशिकीय भ्रूणपोष और तरल भ्रूणपोष। क्या होते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष और तरल भ्रूणपोष। आइए ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, चलो इसको समझते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी में आपको एक हेडिंग दिख रही होगी, अभ्रूणपोषी, या इसे बोल सकते हैं नॉन एंडोस्पर्मस, ठीक है, या इसे हम एक्स एल्बुमिनस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स एल्बुमिनस भी कहते हैं, है ना। आपको कहोगे सर ये एक्स एल्बुमिनस क्या होता है, चलो समझते हैं। इसमें भ्रूणपोष पूर्णतः अवशोषित कर लिया जाता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें भ्रूणपोष पूर्णतः अवशोषित कर लिया जाता है ना। इसमें बीजपत्र बनते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, द्विबीजपत्री बीज। आइए अब यहाँ पे एक अपवाद दिया गया है। क्या दिया गया है, अपवाद दिया गया है। वो अपवाद क्या है, देखिए अरण्य लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, सूरजमुखी लिखा हुआ है। ये द्विबीजपत्री हैं, फिर भी इनमें भ्रूणपोष होता है ना। ये अपवाद है, भूलना नहीं। यहीं से कंपटीशन में जब प्रश्न बनता है तो क्वेश्चन साधारणता नहीं बनता है यदि आपने ध्यानपूर्वक अध्ययन नहीं किया होगा तो। अब यहाँ पे दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, भ्रूणपोषी, इसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्मस। क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मस, या इसका नाम है एल्बुमिनस। क्या नाम है, एल्बुमिनस। ये नाम मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। बायोलॉजी में आपकी टर्मिनोलॉजी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें भ्रूणपोष शेष रह जाता है।
इसमें भ्रूणपोष शेष रह जाता है, बीज पत्र नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जब भ्रूणपोष है तो भ्रूण को बीज पत्र की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल है एक बीजपत्री बीज। इसका एग्जाम्पल क्या है? एक बीजपत्री बीज। अब इसमें एक अपवाद है, इसमें भी, जैसे आर्किड। आर्किड जो है वो एक बीजपत्री है। आर्किड क्या है? आर्किड एक बीजपत्री है, फिर भी भ्रूणपोष नहीं रखता है, फिर भी भ्रूणपोष नहीं रखता है ना। आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी, आप लोग अध्ययन कर रहे होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है, और लगातार अपनी कॉपी, किताब और नोट्स से वार्तालाप जारी रखिए। धन्यवाद।